तो मैंने उस साल अपने आप को एक हॉलिडे गिफ्ट किया और मैंने 1 महीने का एक स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का टूर जो है उसमें मैं चली गई घूमने के लिए। वहां जाने के पहले मैंने इंटरनेट के ही माध्यम से वहां के लोगों को संपर्क किया, क्योंकि मेरी ऐसी प्रबल इच्छा थी कि मैं परिवारों के अंदर जाकर के वहां रहूं, किसी होटल एक्सेट्रा में। फ्रैंकली मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकती थी वहां किसी होटल में रहना। तो मैंने वहां पे इंटरनेट के माध्यम से कुछ परिवारों को संपर्क किया, उनसे विचारों का और आदान प्रदान हुआ। तो उन्होंने भी मुझे स्वीकृति दी आने की और मैंने भी उनके आमंत्रण को स्वीकार किया और फिर मैं वहां गई। तो जब मैं नॉर्वे पहुंची तो मैं एक माता जी और उनका एक सुपुत्र था 16 वर्ष का, मैं उनके साथ में रही। मैं जब वहां उनके साथ रही तो मेरी आंखें खुल गई। मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी बहुत ही अलग दुनिया में जी रही थी और वास्तविक संसार जो है वो बहुत ही भिन्न है मेरी कल्पना से। जो एक अनुभव मेरा था, जो मेरे मस्तिष्क में हमेशा हमेशा के लिए रहेगा और रहा, वो ये रहा कि उन लोगों ने टेक्नोलॉजी और ह्यूमन लाइफ का बहुत अच्छा सामंजस्य बिठाया है। मुझे ज्ञात हुआ वहीं पर जाकर के कि जो मेरी होस्ट थी वो स्वयं भी कंप्यूटर साइंटिस्ट थी। उन्होंने अपने यंग एज के अंदर अमेरिकन आर्मी के अंदर भी सर्व किया था और अभी वो वहाँ की जो यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्वे, उसके अंदर कार्यरत थी, वहाँ प्रोफेसर। तो मैंने उनसे ये बातचीत करना शुरू किया कि आप लोगों के घर में डेडिकेटेड एक कंप्यूटर रूम या लैब होता है जिसमें 2-3 कंप्यूटर, घर में 2 लोग रह रहे थे पर 3 कंप्यूटर थे। तो मुझे ये बात बड़ी अजीब लगी कि 2 ही लोग रह रहे हैं, घर में 3-3 कंप्यूटर हैं। इतने छोटे घर और 3 लेवल्स पे घर बनाए जाते हैं, उसमें भी ज्यादातर घर माँ बेटे ने खुद अपने हाथ से बनाया हुआ था। उसने छोटे से घर में एक पूरा कमरा कंप्यूटर्स को दिया, तो ये बात भी मुझे बड़ी अजीब लगी। तो मैंने उनसे बैठ करके बात करना शुरू किया। तो मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि ये जिस ज्योग्राफी में रहते हैं वो ज्योग्राफी मतलब वो नॉर्थ पोल से 2000 किलोमीटर दूर थे। नार्विक जो है वो नॉर्दर्न यूरोप का लास्ट पोर्ट माना गया। वहां पे हिटलर ने हमला किया था, क्योंकि जो सब उसने स्वीडन से आयरन ओर इकट्ठा किया था उनको जर्मनी भेजने के लिए उसी पोर्ट का इस्तेमाल होना था। तो मुझे समझ में आया कि ये टेक्नोलॉजी के साथ में उनका रिश्ता इसलिए है क्योंकि इसका उनकी संस्कृति और सभ्यता से बहुत हिटलर पे जाती है। तो उन्होंने मुझे बताया कि जब हिटलर की आर्मी ने हमारे शहर पर हमला बोला तो यहाँ पर 300 लोग रहते थे, इस गांव के अंदर 300 लोग रहते थे और उन्होंने उस पार से गन्स से एम्यूनिशन फायरिंग करना शुरू किया। तो हमारे पास हमारे पूर्वजों ने ना गन्स देखी थी उस टाइम तक, ना हमारे देश में कोई आर्मी थी। पर आपको जानकर के बहुत आश्चर्य होगा कि दैट वाज द फर्स्ट प्लेस जहां 5 साल हिटलर ने रूल किया, पर हिटलर की आर्मी को वहां के लोगों ने हरा करके वहां से भेजा वापस। और ये यूरोप में इकलौती ऐसी जगह थी जहां पे हिटलर की आर्मी को वापस जाना पड़ा। इसका रीजन ये रहा कि उन लोगों का आपसी जो बातचीत है, तालमेल है, सामंजस्य है, वो बहुत अच्छा है। और उनको ऐसा समझ में आया कि हम जिस ज्योग्राफी में रहते हैं उसमें कभी भी एक बहुत बड़ी आर्मी खड़ी करना संभव नहीं होगा। तो उनके पास में बुद्धि थी, विचार थे और उनके पास तंत्र की कल्पना थी। तो उन्होंने उस कल्पना को मैनिफेस्ट किया। उन्होंने अपनी बुद्धि को टेक्नोलॉजी की ओर अग्रसर किया और उन्होंने बहुत एडवांस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एस्टैब्लिश करी। आज की तारीख के अंदर दुनिया के टॉप गेमर्स, सम ऑफ द टॉप कंप्यूटर साइंटिस्ट उसी कंट्री में है, जो कि बहुत छोटी सी कंट्री है और दुनिया से, बाकी की दुनिया से वहाँ का जो सीजनल साइकिल्स हैं, ज्योग्राफी है और रिसोर्सेज हैं, बहुत अलग है।
मैंने वहां पे मार्केट के अंदर एक जगह बहुत कैजुअली एक बिल बोर्ड पे लिखा हुआ पढ़ा, वी डोंट हैव माइंड्स MINES बट वी हैव माइंड्स MINDS। और ये जो मैंने वहां पढ़ा ये मेरे मस्तिष्क में सदा सदा के लिए रह गया। तब मुझे जो मन की शक्ति है उसका एक अनुभव सा हुआ कि जो मन है वो कितना विशाल और कितना शक्तिशाली है कि अगर वो किसी चीज को सुनिश्चित कर ले, क्योंकि स्वीडन जो है उसके वो जितना अमीर है, धनी है, उसका राज है कि वहाँ पे बहुत सारी माइंस हैं। पर नॉर्वे जो है वहाँ पे बहुत सारी माइंस नहीं थी, पर उन्होंने अपने माइंड्स को यूटिलाइज किया और उन्होंने ऐसा टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। अब ये तो पहले दिन की बात रही। मैं जब उनके साथ एक सप्ताह रही तो नॉर्दर्न लाइट्स बोलकर के एक फिनोमिना होता है, उसके माध्यम से होता है। उनको कई $1 मिलियन की कमाई होती है, उसको नॉर्दर्न लाइट्स टूरिज्म बोलते हैं। अब नॉर्दर्न लाइट्स कब होंगी, कहाँ होंगी, इसका प्रेडिक्शन करने के लिए भी वो सैटेलाइट्स का सहारा लेते हैं और उसके माध्यम से वो अपने टूरिज्म को रेगुलेट करते हैं और बढ़ावा देते हैं। तो हमने भी, मतलब मैंने और मेरे होस्ट और उसके बेटे ने 3 दिन तक नॉर्दर्न लाइट्स के अलग अलग जगह प्रेडिक्शंस हुए तो उनको चेज किया। उसको एक तरीके का स्पोर्ट माना जाता है, चेजिंग नॉर्दर्न लाइट्स, क्योंकि वो लाइट्स ऐसी होती हैं कि कहीं पे थोड़ी सी चमकी तो ऐसा लगता है कि अब पूरा शो देखने को मिलेगा, पर फिर वो वहां से कहीं गायब हो जाती हैं, फिर वो कहीं और प्रकट होती हैं। तो वो बहुत ही अद्भुत नेचुरल फिनोमिना है। पर उस वो नेचुरल फिनोमिना तो वहां पे बरसों से होता आ रहा है। लास्ट आइस एज के बाद से वहां पे वो फिनोमिना होता आ रहा है। पर उस फिनोमिना को हम जो बाकी की दुनिया है वो कुछ पिछले 10-15 सालों के अंदर ज्यादा जानने लगे हैं, समझने लगे हैं और उसकी ओर आकर्षित भी होते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं या देखने की कोशिश करते हैं। तो उसका भी रीजन जो है टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन्होंने अपने देश को समृद्ध किया। इस रूप में जो लास्ट चीज थी जो बच्चों और एडोलेसेंट्स और परिवार जो है उनसे संबंधित मुझे बहुत अच्छी लगी, वो ये थी कि वो टेक्नोलॉजी को गेमिफाई कर रहे हैं। गेमिफाई करने का अर्थ है कि वो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं कि वो एक दूसरे से कैसे संपर्क बढ़ाएं, और वो संपर्क जो है ऐसा नहीं हो कि वो एक दूसरे के जीवन में दखल अंदाजी करने वाला संपर्क, वो ऐसा संपर्क हो जिससे एक क्रीड़ा की स्पिरिट जागे, एक भाव जागे और उससे समाज के अंदर एक अच्छी तरंगें फैले, लोग एक अच्छे कार्य के लिए सामूहिक रूप से एक साथ आए। तो वहाँ एक वेबसाइट चली geocaching.com। geocaching.com के ऊपर क्या होता है कि कोई भी एक व्यक्ति एक जियो कैश लॉन्च करता है। वो जियो कैश क्या होता है, वो एक बॉटल होती है जिसके अंदर एक मैसेज होता है और वो कवर कर दी जाती है। वो वेदर प्रूफ बॉटल होती है, मतलब वो बरसात में, बर्फ में, सब जगहों पे चल सकती है, टूटेगी नहीं, डैमेज नहीं होगी। और उसके अंदर कोई एक टास्क डालते हैं वो पर्सन जो जियो कैश लॉन्च करते हैं और फिर उसको पॉपुलेट कर दिया जाता है इंटरनेट के माध्यम से। तो जिन जिन लोगों ने उस वेबसाइट पे एनरोल किया होता है उनको अलर्ट जाता है, कैसे देखते हैं कि जीपीएस के थ्रू कि वो किस रीजन में, फिर वो उस रीजन का वेदर पढ़ते हैं कि अगले 12 घंटे या 24 घंटे में उस रीजन का वेदर कैसा रहने वाला है। उसके बेसिस पे एक बहुत ही सुंदर एक स्पर्धा होती है उस जियो कैश को कैश करने की, और उसको कैश करने पे आपको कैश नहीं मिलता है, आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है, अनुभव मिलता है। तो उसके अंदर कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लिखा होता है। तो हमारा भी मतलब गुड लक था, गुड फॉर्चून था कि हमने ऐसा प्लान किया कि हम जिस दिन पता चला उसकी रात्रि को, रहता तो अंधेरा ही है 24 घंटे, पर क्लॉक के हिसाब से रात्रि को 12 घंटे बाद हम वहां जाने वाले थे। हम वहां पहुंचे और मेरी होस्ट के बेटे ने बहुत जोखिम उठा करके
बर्फ में से पेड़ के ऊपर चढ़ करके और उस बॉटल को उतारा, तो उसमें ऐसा लिखा था कि दिसंबर का फर्स्ट संडे आने वाला था, तो हमें फर्स्ट संडे गैदरिंग ऑर्गेनाइज करनी है नार्विक टाउन के लिए, मतलब पूरे टाउन के लिए। और वो कहाँ ऑर्गेनाइज करनी है, तो एक ग्लेशियर के ऊपर ऑर्गेनाइज करनी है। और वो जो हमें स्पॉट दिया गया था, पॉइंट दिया गया था, वो ऐसा था कि उसके एक तरफ नीचे दरिया बहता था, जो ओशन है जिसको वहां पे फियोर्ड्स बोलते हैं, वो ही खाली जमता नहीं है, 5 to 6 डिग्रीज का टेम्परेचर है, और बाकी तरफ ऊपर आप जहां भी देखें पहाड़ ही पहाड़। तो हमें उस जगह पर एक गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज करना था फर्स्ट संडे को। उसमें ऑर्गेनाइज करने के लिए तो हमने कुछ नहीं किया। मैंने पूछा मेरी होस्ट से कि हम क्या करेंगे। मुझे लगा जैसे हम बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, कोई केक होगा, डेकोरेशंस होंगी। तो मेरी होस्ट ने मुझे बताया हम वहां पहुंच जाए वही बहुत बड़ी बात है। तो फिर हम वहां गए, तो मेरी होस्ट ने बहुत ही सहज रूप से अपने बेटे का जो सबसे बड़ा टेडी बेयर था वो गाड़ी में वो रख के लेके गई थी। उन्होंने उसको वहां रखा, बिठाया, और उसके आसपास 4-5 लकड़ियों के टुकड़े तोड़े हम लोगों ने और उनको बिठाई प्रतीक के रूप में, जैसे कि वो एक सर्कल में बॉनफायर में बैठे हैं। बीच में वो घर से एक बड़ी कैंडल लेके गई थी, तो वो कैंडल रखी, वो जलाई। और दिसंबर के महीने में वो लोग जिंजर ब्रेड बोल के कुकीज बनाते हैं, मतलब आटे के अंदर खूब सारा जिंजर और चीनी डाल करके उसे कुकीज बनाते हैं। तो जिंजर ब्रेड का एक डब्बा रखा जो हमने घर में बनाया था उस 12 घंटे के अंदर। तो बस फिर हम वहां बैठे, वो पूनम की रात थी, कोइंसिडेंटली वेट किया, तो कहीं कहीं से लोग जो है ऐसे हम लोगों ने 28 लोगों की गैदरिंग करी एक ग्लेशियर के ऊपर। -40 से नीचे टेम्परेचर था उस रात्रि। और जब वो कार्य संपन्न हो गया, उसकी फोटो हमने खींच दी। जिसने हमको वो टास्क और दिया था उन्होंने उसको रिसीव कर ली, तब जाके हमको वो जो वहाँ पे जो भी करेंसी होती है, स्टार मेडल जो भी होता है, उसमें मिल गया। फिर हमको ये राइट मिला कि हम अपना खुद का जियो कैश क्रिएट करके अब वहाँ पे कहीं पे डाल सकते हैं। तो वहां से फिर वो गेम फिर से शुरू हो गया, जब हमने उसको लिख दिया, मेरी होस्ट के बेटे ने डाल दिया, फिर हमने उसको इंटरनेट पे पब्लिश कर दिया, और जो लोग वहां पे थे उन्होंने वहीं से उसको ढूंढना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से सारे साल वो लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर हमें जीना है तो ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट बहुत जरूरी है। तो अगर हम ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं करेंगे तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। तो हम नेचर, टेम्परेचर, कंडीशन, इनकी परवाह करे बिना इस कार्य में लगे रहते हैं सारे साल, और उसमें टेक्नोलॉजी हमारी बहुत बड़ी सहभागी है। तो ये जब मैंने अनुभव किया तो मुझे बहुत बहुत आनंद हुआ। और इसी प्रकार नॉर्वे के अंदर क्रॉस कंट्री स्कीइंग होता है, तो वो भी पूरा टूर्नामेंट होता है जिसपे जो स्कीइंग करते हैं प्लेयर्स क्रॉस कंट्री, मतलब कंट्री के एक छोर से दूसरे छोर तक, तो वो भी टेक्नोलॉजी का ही प्रयोग करते हैं वेदर कंडीशंस को चेक करने के लिए, और कहीं पे अगर कुछ सहज नहीं होता है तो उसको मिटिगेट करने के लिए। तो तब मेरे को ये समझ में आया कि टेक्नोलॉजी इज नॉट एन एनिमी, इट इज अ फ्रेंड। हमें उसका यूज करना आना चाहिए, हमें उसको अब्यूज नहीं करना चाहिए। ये डिसीजन और ये पावर हमारे खुद के हाथ में है। और उस दिन से जब मैं लौट करके आई तो मैं ये वाक्य जिसको भी बता सकती हूँ उसको बताती हूँ, ताकि उनकी जो कल्पना की परिधि है वो खुले और वो ये सोच पाए कि हम अपने जीवन के अंदर टेक्नोलॉजी का और कैसे पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपसे धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद अभिनंदन।